गुड मॉर्निंग क्लास 12th केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज, मतलब डिस्पर्स फेज की जो नेचर ऑफ पार्टिकल है उसके बेसिस से हम डिफरेंशिएशन या क्लासिफिकेशन को देखेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था 3 तरीके से इसे डिफरेंशिएट किया गया है। फर्स्ट मल्टीमोलिकुलर, सेकंड मैक्रोमोलिकुलर और थर्ड है एसोसिएट कोलॉइड्स। ठीक है। सो फर्स्ट मल्टीमोलिकुलर मैंने आपको बता दिया था। मैक्रोमोलिकुलर मैंने आपको मतलब बताया था, फिर से एक और बार पढ़ देता हूँ आपके लिए कि macromolecules in switchable solvents form solutions in which the size of macromolecule may be in the colloidal range. Such systems are called macromolecular colloids. Macromolecules वो switchable solvents होते हैं जो कि solution को बनाते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स इन स्विचेबल सॉल्वेंट्स फॉर्म सॉल्यूशन। सॉरी मैंने गलत बोल दिया कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स रहते हैं ये सॉल्वेंट में अपने कुछ सॉल्यूशंस को फॉर्म करते हैं, जिनका साइज, और यहाँ पे जो साइज़ रहता है मैक्रोमोलिक्यूल्स का वो कोलॉइडल रेंज के आसपास में रहता है, मतलब 1 to 1000 नैनोमीटर के रेंज में। और इस तरह सिस्टम को होते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। अब दिस कोलॉइड्स आर क्वाइट स्टेबल एंड रिजेंबल ट्रू सॉल्यूशन इन मैनी रिस्पेक्ट्स। और ये एक बहुत मतलब कहीं ना कहीं स्टेबल रहते हैं, और ये किससे रिजेंबल करते हैं? ट्रू सॉल्यूशन से रिजेंबल करते हैं। एग्जांपल ऑफ नेचुरली ऑक्यूरिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, एंजाइम एक्सेट्रा, ये सब होते हैं। एंड दोज ऑफ मैन मेड मैक्रोमोलिक्यूल की बात करें तो पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीस्टाइरीन, सिंथेटिक रबर। थर्ड एसोसिएट कोलॉइड्स में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्राफ्ट टेम्परेचर, क्रिटिकल मैथ्री कंसंट्रेशन के बारे में बताया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा मैकेनिज्म ऑफ मिसेली फॉर्मेशन। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो मैसेली फॉर्मेशन होता है इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। सो लेट अस टेक अस द एग्जांपल ऑफ सोप सॉल्यूशन। हम एक सोप सॉल्यूशन का एग्जांपल लेते हैं, साबुन के सॉल्यूशन का। सोप क्या है एक्चुअली में? इट इज़ अ सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। सोप क्या है एक्चुअली में कि जो सोडियम और पोटेशियम्स है, इन ये जो सॉल्ट्स है एक तरीके के, इनके हायर फैटी एसिड्स को ही सोप बोलते हैं, है ना। वेट, सो सोप आर द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। आगे क्या लिखा है? एंड मे बी रिप्रेजेंटेड एस RCOONA। ठीक है, मतलब RCOONA ये सोप का एक तरीके से बोल सकते हो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, जिसमें CO और Na दो आयंस रहते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। एग्जाम्पल सोडियम स्टीरेट CH3CH2 16COONA विच इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ मैनी बार सोप। ये एक मेजर कंपोनेंट है कई सारे बार सोप्स का, है ना। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब इन्हें पानी में डाला जाता है तो इट डिसोसिएट इनटू RCOO और Na प्लस आयंस, मतलब दोनों आयंस डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था इसका बेसिक फार्मूला या स्ट्रक्चर क्या था? RCOONA, है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला था। पर जब हम इन सोप्स को पानी में डालते हैं तो RCOO जो रहता है वो आयन अलग हो जाता है, प्लस Na प्लस आयन, आपका सोडियम आयन अलग हो जाता है। द RCOO आयंस हाउएवर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। अब RCOO आयंस के 2 पार्ट होते हैं। क्या कौन कौन से पार्ट? देखिए, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है R, जिसे हम ऑल्सो कहते हैं नॉन पोलर टेल, है ना, और विच इज़ हाइड्रोफोबिक यानी वाटर रिपेलिंग होती है। एंड अ पोलर ग्रुप COO ऑल्सो कॉल्ड अ पोलर आयनिक हेड कहलाता है, विच इज़ अ हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग। तो RCOO जो आयन है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक वो पार्ट होता है जो वाटर को रिपेल करता है, और हाइड्रोफिलिक वो पार्ट होता है जो वाटर को अट्रैक्ट करता है। अब इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा होता है? वो एक लंबी सी हाइड्रोकार्बन की चेन होती है जिसको रिप्रेजेंट कैपिटल R से करते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं? एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं नॉन पोलर टेल भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट जो इसमें प्रेजेंट होती है वो है इसकी दूसरा पार्ट, जो कि COO वाला, COO आयन वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं? पोलर आयनिक हेड। जिसे हम क्या बोलते हैं? पोलर आयनिक हेड। याद रखिए इसका नाम, इसे हम बोलते हैं पोलर आयनिक हेड। और ये कैसा पार्ट होता है? हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, मतलब वाटर लविंग पार्ट। आगे देखिए क्या लिखा है कि द RCOO आयंस आर देयरफॉर प्रेजेंट ऑन द सरफेस विद देयर RCOO ग्रुप इन वाटर। मतलब RCOO आयंस जो रहते हैं ये सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से COO आयन जो रहता है ग्रुप वो वाटर के अंदर होता है, और R वाला मतलब जो हाइड्रोकार्बन पार्ट रहता है वो ऊपर रहता है।
एंड हाइड्रोकार्बन चेन्स आर स्टेइंग अवे फ्रॉम इट एंड रिमेन एट द सरफेस। जैसे कि हमने बताया कि आपका हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है वो ऊपर रहता है और सरफेस के पास में रहता है। बट जब एक क्रिटिकल मैथिली कंसनट्रेशन हो जाता है तो जो एनायंस रहते हैं आर पुल्ड इनटू द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो एनायंस जो रहते हैं ये पुल मतलब खींचे चले आते हैं इन अ बल्क ऑफ सॉल्यूशन में बल्क के फॉर्म में, मतलब एक बल्क में। एंड एग्रीगेट एक जगह पे एग्रीगेट हो जाते हैं और फॉर्म करते स्फेरिकल शेप विद देयर हाइड्रोकार्बन चेन्स। तो यहाँ हम देख सकते हैं हाइड्रोफिलिक टेल ये जो बनी हुई है नीचे, जिसका एक हाइड्रोफिलिक हेड है जो कि पिंक कलर से यहाँ पे शो किया गया है। ये हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट है स्टीरेट आयन का। यहाँ हम देख सकते हैं अच्छे से इनकी कंपोजिशन को, किस तरीके से एक हाइड्रोकार्बन की चेन आपको दिख रही होगी, है ना। इस हाइड्रोकार्बन चेन का एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और दूसरा क्या होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Shape with their hydrocarbon chains pointing toward the center of the sphere with CW and part remaining outward। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो पार्ट है मतलब हाइड्रोकार्बन वाला, अब इस कंटेनर के अंदर जो स्टीरेट आयन आपको डिप दिख रहे हैं नीचे वाटर के अंदर, तो इनकी जो टेल वाला पार्ट है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ, यानी वो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। और जो हेड वाला पार्ट है यानी RCW वाला पार्ट वो पानी के अंदर पे, और इसे आयनिक मिसली बोलते हैं। इसे और माइक्रोस्कोपिक तरीके से आपको शो किया गया है, जहाँ आप देख सकते हैं CW पार्ट कैसे अंदर में रहता है ना। एंड रिमेन आउटवर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द स्फीयर। और आगे क्या लिखा है ना, एग्रीगेट दैट फॉर्म इज नोन एज आयनिक मिसेली। तो इसे अंडरलाइन कर लीजिए कि जो एग्रीगेट फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आयनिक मिसेली। और एग्रीगेट किसका फॉर्म होता है, ये एनायंस का रहता है। जैसे हमने यहाँ पढ़े, जो एनायंस होते हैं वो पुल्ड आउट होते हैं ना बल्क ऑफ सॉल्यूशन में, मतलब बल्क ऑफ सॉल्यूशन में पुल्ड आउट होते हैं और एग्रीगेट हो जाते हैं और एक स्पेरिकल शेप को फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन चेन्स जो रहती है वो बाहर की तरफ पॉइंट करती है। एंड सेंटर ऑफ द स्फीयर विच इज़ CW पार्ट, जो कि पानी के अंदर में ही रहता है। और इस एग्रीगेट को हम क्या बोलते हैं, इसको हमने टर्म दिया आयनिक मिसेली। एंड दिस मिसेलीज में कंटेन एज मैनी एज 100 आयंस सच आयंस। और हर एक मिसेली में 100 आयंस होते हैं इसी तरह के। और अब सिमिलरली इन केस ऑफ डिटर्जेंट की बात करें तो इसमें एग्जांपल लिया गया है सोडियम ल्योरल सल्फेट यानी CH3CH211SO4 Na+। द पोलर ग्रुप इज SO4। इसमें जो पोलर ग्रुप है वो SO4 होता है अलॉन्ग विद द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के साथ। हेंस द मैकेनिज्म ऑफ माइसिली फॉर्मेशन हियर ऑल्सो इज सेम दैट ऑफ सोप। मतलब इसमें भी सेम वैसे ही जैसे साबुन में बना था आयनिक मिसेली का कंसनट्रेशन, सेम इसमें भी डिटर्जेंट में भी वैसा ही होता है। क्लीनराइजिंग एक्शन ऑफ सूप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आता ही है इस चैप्टर से कि वो प्लीज़ एक्सप्लेन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सूप, कि आपका सूप कैसे काम करता है, राइट। तो अब इसे ध्यान से देखिए, बहुत ईजी है, आप तो एक ही बार में समझ आएंगे। इट हैज़ बीन मेंशन्ड अर्लियर दैट ए माइसिली कंसिस्ट ऑफ अ हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन। हमने पहले भी इसे मेंशन किया है कि जो माइसिली कंसिस्ट करता है एक हाइड्रोफोबिक पार्ट यानी हाइड्रोकार्बन वाला, और जैसे कि सेंट्रल कोर रहता है जो कि लाइक अ सेंट्रल कोर की तरह। अब जो क्लीनराइजिंग एक्शन ऑफ सोप है इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, ये किस तरीके से होता है, एक फैक्ट पे डिपेंडिंग। वो फैक्ट क्या देखिए कि दैट द सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म माइसिली अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट इन सच अ वे दैट हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ द स्टीरेट आयन इज इन द ऑयल ड्रॉपलेट। कि जो सोप मॉलिक्यूल्स रहते हैं हमने क्या देखा, वो क्या फॉर्म करते हैं, माइथिली फॉर्म करते हैं, आयनिक माइसिलीज। एंड ये क्या किसके पास में रहते हैं, मतलब किसके आजू बाजू में रहते हैं, जो भी आपके क्लॉथ पे ऑयल ड्रॉपलेट या जो भी आपकी डर्ट है ना ऑयल ड्रॉपलेट रहती है उसके आसपास में फॉर्म कर लेते हैं माइसिलीज, सोप के मॉलिक्यूल्स। और वो कुछ इस तरीके से फॉर्म करते हैं कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है स्टीरेट आयन का वो ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर पे ही रहता है। याद करके जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है किसका, स्टीरेट आयन का, वो ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर होता है, इज इन द ऑयल ड्रॉपलेट, मतलब ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर। और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो प्रोजेक्ट करता है बाहर की तरफ में। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक एलिवेशन एक बना हुआ है जिसमें से जो पूंछ वाला हिस्सा है वो अंदर में है और जो हेड वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ है। ठीक है, अब क्या बता रहा है आगे कि projects out of the grease droplet like the bristol की तरह। since the polar group can interact with water, जो polar group है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है और ऑयल ड्रॉपलेट जो कि सराउंडेड होती है स्टीरेट आयन के साथ वो पुल्ड आउट हो जाती है वाटर में। मतलब जो स्टीरेट जो हेड वाला पोर्शन है वो किसके साथ अट्रैक्ट करेगा, पानी के साथ, और टेल वाला जो पार्ट है वो किसके साथ, ऑयल ड्रॉपलेट के साथ अट्रैक्ट करेगा। तो हम देख सकते हैं वो ऑयल ड्रॉपलेट में एक तरीके से फंस जाता है ना।
इसके बाद क्या बता रहे हैं कि सिंस द पोलर ग्रुप कैन इंटरेक्ट विद वाटर द ऑल ड्रॉपलेट सराउंडेड बाय स्टीरेट आयन इज नॉट पुल्ड। तो जो ऊपर वाला जो हेड वाला हिस्सा है, जब हम उसमें पानी डालते तो उसके साथ इंटरेक्ट करता है और पूरे ऑयल ड्रॉपलेट को अपने साथ पुल्ड आउट कर लेता है, मतलब खींच लेता है। तो इस तरीके से आपकी जो डर्टी सरफेस रहती है क्लॉथ के ऊपर से वो रिमूव हो जाती है। एक बार और शॉर्ट में समझा देता हूँ कि मान लीजिए आपके कपड़े में कहीं पे ऑयल ड्रॉपलेट गिरा हुआ है, तो हम जब उस पर सोप के मॉलिक्यूल्स को डालेंगे, मतलब जब सोप उस पर रगड़ेंगे साबुन को, तो जो सोप के मॉलिक्यूल्स है उसके दो पार्ट रहते हैं, एक होते हैं हाइड्रोफिलिक एंड दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। तो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, मतलब जो एक्चुअली में जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो ड्रॉपलेट के अंदर में रहेगा। याद रखिए, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है यानी पूंछ वाला, वो ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर पे ही रहेगा, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट आउट करेगा, मतलब उस ग्रीस ड्रॉपलेट से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट आउट करेगा। जैसे आप ये गोल वाले हेड्स देख सकते हो, माइनस जिस पे माइनस चार्ज लगा हुआ है, ये सब बाहर की तरफ हेड करेगा, प्रोजेक्ट करेंगे। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हाइड्रोफोबिक पार्ट कैसा है, वो वाटर लविंग है, और हाइड्रोफिलिक पार्ट कैसा है, वो वाटर रिपेलिंग है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट यानी कि बाहर वाला जो हेड है, जब उसके ऊपर पानी डालेंगे तो ये पानी क्या करेगा, पानी से वो अट्रैक्ट होगे और अपने साथ साथ जब ये खिंचाएंगे तो इनकी जो टेल जिसमें डिप्ट है, मतलब ऑयल ड्रॉपलेट है, उसे भी रिमूव कर देंगे, मतलब डर्टी सरफेस को रिमूव कर देंगे क्लॉथ से। तो इस तरीके से आपका सोप का एक्शन होगा, मतलब वो डर्टनेस को सोप निकाल देगा। आगे लिखा है द सोप हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन एंड वॉशिंग अवे ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। तो इस तरीके से हमारा जो सोप रहता है ये इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है और ऑयल और फैट को वॉश करके अब दूर करने में हेल्प करता है। अब नेगेटिवली चार्ज शीट अराउंड द ग्लोब्यूल प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग टुगेदर एंड फॉर्म एग्रीगेट। और इनकी जो नेगेटिव चार्ज शीट रहती है ग्लोब्यूल के आजू बाजू में, ये इन्हें प्रिवेंट करती है एग्रीगेट होने से, मतलब जमने से, आजू बाजू एक दूसरे के पास जमने से रोकती है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो क्लीनाइजिंग एक्शन ऑफ सोप बहुत इजी है, इसे आप एक बार खुद भी पढ़ के देख सकते हैं, और मैंने बहुत अच्छे से आपको इजी वे में समझाऊँ। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। सेकंड हमारी जो हेडिंग है मेन है वो है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड। तो ये भी कई बार आता है कि आप कोलॉइड्स का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्यू इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स आर एज फॉलोज। तो हमें कुछ मेथड्स है जो एक्सप्लेन की गई है जिसके थ्रू हम कोलॉइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे फर्स्ट है केमिकल मेथड। ये क्या कहती है कि कोलॉइडल डिस्पर्शंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस, एंड दिस मॉलिक्यूल्स देन एग्रीगेट leading to formation of sols। कि केमिकल मेथड क्या बोलती है कि जो कोलॉइडल डिस्पर्जन होता है उन्हें हम प्रिपेयर कर सकते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन के थ्रू, जस्ट लाइक बाय द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बनाएंगे कि कौन कौन सी प्रोसेस के थ्रू, डबल डिकम्पोजिशन के थ्रू, मतलब 2 बार डिकम्पोजिशन होना, दूसरा ऑक्सीडेशन, तीसरा रिडक्शन और एक है हाइड्रोलिसिस। तो इनमें से किसी भी एक मेथड को यूज़ करके हम क्या फॉर्म कर सकते हैं, अपना कोलॉइडल डिस्पर्जन या कोलॉइडल पार्टिकल्स को फॉर्म कर सकते हैं। राइट, तो नहीं कुछ पूरी। सो कोलाइडल जो पार्टिकल्स है वो रहते हैं, इन्हें प्रिपेयर करने के लिए हम कुछ केमिकल मेथड को यूज़ करेंगे। मैंने बताया कौन कौन सी, जैसे डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या हाइड्रोलिसिस। इन मेथड्स का यूज़ करके हम प्रिपेयर कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है दिस मॉलिक्यूल्स देन एग्रीगेट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सोल्स, और ये मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होके हमारे सोल्स का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस दिए हैं, हम इसे ध्यान से देखेंगे। AS2O3 प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2S, जिनका डबल डिकम्पोजिशन करके हम AS2S3 जो कि सोल है उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड की हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मिला के, मतलब 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन सल्फाइड के और 1 मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड का, इनमें ऑक्सीडेशन करेगी तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर फॉर्म होगा जो कि एक सोल है। तीसरी रिएक्शन जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AuCl3 है ना, प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड एंड प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इनमें रिडक्शन रिएक्शन करके हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AU जो कि एक गोल्ड सोल होता है इसे फॉर्म कर सकते हैं। लास्ट है FeCl3 में H2O को मिलाकर, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्लस FeCl3। तो इन्हें इनके बीच में जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो FeOH3 मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा जो कि एक तरह का सोल है। तो आप इन रिएक्शंस और इन मेथड के थ्रू हम कई सारे सोल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब आगे देखिए दूसरी जो मेथड है वो है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रैडिक आर्क मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैडिक आर्क मेथड एग्जाम्स में आती है, बोर्ड एग्जाम में, तो इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक डायग्राम है जिसे मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। इस प्रोसेस को ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन। मतलब इस प्रोसेस में दो प्रोसेस और इंक्लूड होती है। कौन कौन सी? एक होती है डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन, दोनों प्रोसेस एक साथ होती है साइमल्टेनियसली। कोलाइडल सोल्स
ऑफ मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, इनके जो कोलाइडल सोल्स है एक्सेट्रा, इन्हें प्रिपेयर किया जाता है इस मेथड से। तो याद रखिए हम किन किन सोल्स को प्रिपेयर करते हैं, कुछ सॉलिड्स कुछ मेटल्स की जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम। आगे क्या लिखा है, इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक आर्क है इज स्ट्रक बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ द मेटल इमर्स्ड इन द डिस्पर्जन मीडियम, कि यहाँ पे इस मेथड में एक इलेक्ट्रिक आर्क रहता है जो कि जिसे फंसाया जाता है, मतलब स्ट्रक किया जाता है इलेक्ट्रोड्स के बीच में मेटल के, और इसे इमर्स्ड किया जाता है मतलब डुबाया जाता है, डिप किया जाता है एक डिस्पर्जन मीडियम के अंदर। अब जो इंटेंस हीटिंग है, द इंटेंस हीट प्रोड्यूस वेपराइजेस द मेटल, जो हीट प्रोड्यूस होगी वो मेटल को वेपराइज करना स्टार्ट कर देगी, विच देन कंडेंस टू फॉर्म पार्टिकल ऑफ द कोलाइडल साइज, और यही जो वेपराइज्ड पार्टिकल रहेगी, जो इलेक्ट्रोड की रहे, इलेक्ट्रोड वेपराइज हुआ उसकी जो पार्टिकल है वो कंडेंस होके एक जगह जमा हो जाएगी, और वही क्या फॉर्म करेंगे, कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स को फॉर्म करेंगे। अब इन डायग्राम को अच्छे से देखते हैं, जिसमें एक कंटेनर है जिसके आजू बाजू में एक आइस बात है जो कि, और उसके अंदर में एक और कंटेनर जिसमें हमारा डिस्पर्जन मीडियम यानी वाटर ले सकते हैं आप। उसके अंदर में दो इलेक्ट्रोड स्ट्रिप है मेटल के, वो चाहे गोल्ड के हो सकते हैं, सिल्वर, प्लेटिनियम या कोई भी और मेटल्स के। ये एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, ये मतलब एक कैथोड तो एक एनोड। अब जब हम इसमें करंट को पास करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, तो ये वेपराइज होकर एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएगी। जब बर्फ़ हमने इसलिए डाला है आइस बात, ताकि वो कंडेंसेशन में इन्हें हेल्प कर सके। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड प्रोसेस जो कि पेप्टाइजेशन। ये प्रोसेस जो है इसकी मैं डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, इसे डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। सो पेप्टाइजेशन एक्चुअली में होती क्या है, पेप्टाइजेशन में भी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सोल, मतलब प्रेसिपिटेट और कोलाइडल सोल्स दोनों का फॉर्मेशन एग्रीगेशन के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सोल में कन्वर्ट करना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। ठीक है, कैसे, बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्जन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब एक कुछ अमाउंट, मतलब बहुत छोटी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स को मिलाकर हम डिस्पर्जन मीडियम के साथ उसे शेक करेंगे तो हमारा जो कोलाइडल प्रेसिपिटेट है वो कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कई बार बोर्ड एग्जाम्स में 2 नंबर के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स के लिए, व्हाट इज़ अ पेप्टाइजेशन। तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, डेफिनेशन याद रखिए, बहुत ईजी है। पेप्टाइजेशन में भी डिफाइन एज द, और इट इज़ द प्रोसेस इन विच we convert the precipitate into colloidal solution by shaking it with the dispersion medium with including some small amount of electrolyte। so इसके बारे में अब डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।